नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर बनबसा में अपने रोड शो में पहुंचे। रोड शो के दौरान उन्होंने धन्यवाद कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर बनबसा में रोड शो निकालते हुए दौरे पर वे पहुंचे। यहां सीएम ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो किया। सीएम सुबह 10:30 बजे बनबसा स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चंपावत में बनबसा से टनकपुर तक सीएम धामी ने रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी ने टनकपुर में मीडिया से बात करते हुए कैलाश गहतोड़ी और वहां की जनता का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के हमारे जो यहाँ के विधायक रहे आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो चुनाव में हमारी पार्टी को माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आस्था प्रकट की और प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कैलाश गहतोड़ी जी को जीत दिलाई। उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि आपको इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करना है और मैं आज पहली बार औपचारिक रूप से यहाँ पर आया हूँ। तो इस क्षेत्र की जनता जो कि मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, मेरा बचपन इसी क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ। मैं प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के तमाम विकास कार्य जो इन्होंने कैलाश गहतोड़ी जी ने बढ़ाए हैं उन सभी को तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे, नए आयाम यहाँ पर स्थापित करेंगे। माँ पूर्णागिरी और माँ शारदा ने मुझे बुलाया है इस क्षेत्र में और मैं संकल्पबद्ध होकर कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र आने वाले समय में हर क्षेत्र में विकास का एक नया इतिहास बनाएगा। नहीं, हमारे यहाँ पर अभी 87 लोग कोविड पॉजिटिव हैं और हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पर पूरी हैं और हमारे बच्चों के चाहे आईसीयू बेड हों, चाहे बड़ों के हों, चाहे हमारे सरकारी अस्पताल हों, अभी दोबारा से हम उसको सब रिव्यू कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी कुछ पिछले 2 सालों में हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से कोरोना महामारी आई है हर जगह पर हर अस्पतालों में यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले कंसंट्रेटर नहीं होते थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम होते थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं होते थे। आज सभी जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हैं, सिलेंडर हैं, सब व्यवस्थाएं हुई हैं। अभी हमने कहा है कि हम हर तरीके से तैयार हैं। चूँकि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा भी चलने वाली है, उसकी भी हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। आज चंपावत क्षेत्र चूँकि ये भी यात्रा का बड़ा मार्ग है, यहाँ माँ पूर्णागिरी का इतना बड़ा धाम है, यहाँ चल रहा है। मैं अभिभूत हूँ इस क्षेत्र में आकर। आज मैं देख रहा हूँ कि 42 डिग्री तापमान में भी जिस प्रकार से हजारों की संख्या में और प्रातःकाल से ही मैं बनबसा से लेकर टनकपुर तक पूरे सड़क में जो हम लोगों ने आज लोगों का अभिवादन किया है, लोगों का धन्यवाद किया है, वहाँ देखा है जिस प्रकार माताओं के, बहनों के, हमारे नौजवानों के, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार से अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी सरकार की राज्य और केंद्र की तमाम योजनाएं राज्यों में संचालित हो रही हैं। भारत सरकार के पैमाने पर 2 जिले पिछड़े चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पहला हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर है। ये 2 जिले भारत सरकार के पैरामीटर पर योजनाओं के लाभ के मामले में पिछड़े चिन्हित किए गए हैं।
भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले और ये जिले भी पूरा लाभ प्राप्त करें। इसी क्रम में भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीयूष गोयल यहां अधिकारियों से वार्ता करेंगे। 2 दिन का प्रवास और योजनाओं का लाभ किस तरीके से जनता को मिले, इसको लेकर बैठक भी लेंगे और कार्यकर्ताओं को भी निर्देश देंगे। इतना ही नहीं, मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में राज्यसभा की सीट खाली होने वाली है, जिसको लेकर राज्यसभा के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि एक पैनल बनाया जाए जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाए, जिससे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रत्याशी का आसानी से चयन हो सके। आने वाले समय में हम इसको लेकर बैठक करेंगे, एक पैनल बनाएंगे और फिर उस पैनल को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिसमें 6 नाम भेजे जाएंगे। हालांकि अभी ये नाम किसके होंगे इसका खुलासा नहीं किया गया है। विषयों पर हम लोग बातचीत की है। पहला विषय राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर था। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। एक विषय ये था। दूसरा विषय था जो आकांक्षी जिले हैं पूरे देश भर में, उसमें उत्तराखंड राज्य से भी 2 जिलों हैं जो भारत सरकार के उन पैरामीटर्स पर होते हैं जो भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला। उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में वो जिले भी आगे बढ़ें। तो ऐसे में अपने केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दिन के प्रवास, 3-3 दिन के प्रवास लगाए। अपने यहाँ उधम सिंह नगर जिले का प्रवास होने के बाद हरिद्वार जिले का प्रवास आज से शुरू होगा। आज शाम को मंत्री जी आएंगे, श्रीमान पीयूष गोयल जी, और वो कल और परसों हरिद्वार जिले में रहकर वहाँ की जितनी इस प्रकार के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए और अधिकारियों के साथ बैठकर किस प्रकार उन योजनाओं में आगे बढ़े, योजनाओं के एक धरातल पर भी जाकर किसी योजनाओं को जो भारत सरकार के देखेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी बैठेंगे और अलग भी उनके कार्यक्रम है वो भी करेंगे। इस बीच में हमने पार्टी का भी एक कार्यक्रम रखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका बैठना होगा। तो ये 2-3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो चूंकि सामान्यता रहता है इस प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त आपका सहयोग जरूरी होता है, जिससे कि काम करने वाले लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश है। तो इस सारे विषय को लेकर भी मुझे आपसे वार्ता करनी थी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 4 धाम यात्रा की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में शासन के उच्चाधिकारी, डीजीपी और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की पहचान है। सभी विभागों को अपने प्रयासों को इंटीग्रेट करने के लिए काम करना होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखें और 4 धाम यात्रा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिक 4 धाम यात्रा के अभिन्न अंग हैं। उनकी भागीदारी के बिना ये यात्रा संभव नहीं। होटल वाले, गाड़ी वाले, दुकान वाले सभी इस यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। सबकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में पूर्व में जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठकों में लोक निर्माण विभाग से संबंधित मिले सुझावों और समस्याओं के निपटारे के लिए एक बैठक आयोजित की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों से प्राप्त सुझावों और समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए विभाग और शासन स्तर पर डेडिकेटेड अधिकारी सुनिश्चित कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने बागेश्वर जिले के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई में अमीनों की शीघ्र तैनाती और चमोली में जोशीमठ ओली मोटरमार्ग का डामरीकरण चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारियों की ओर से जिलों में मार्ग सुधारीकरण की मांग की गई है, उन्हें प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए। शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों को भी तेजी से निस्तारित किया जाए।
देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने संगठन से संबंधित चुनाव के विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान अंतिम चरण पर चल रहा है। पहले चरण में 31 मई तक ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण में 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी की नियुक्ति की जाएगी। वहीं तीसरे चरण में प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति की जाएगी। और ये देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का चुनाव इस समय गतिमान परिश्रम करके चुनाव कराने में सफलता हासिल की थी कांग्रेस ने, भाई राजेंद्र भंडारी जी। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की सुशासन यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा 28 अप्रैल से 1 मई 2022 तक प्रदेश के 13 जिलों में चलेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से आए पदाधिकारियों को माननीय मंत्री रेखा आर्य ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवभूमि, सैनिक भूमि और देवी की भूमि में आपका स्वागत है। उन्होंने देश भर से आए भाजयुमो के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजयुमो उत्तराखंड ने इस मिथक को तोड़ा है कि प्रदेश में सत्ताधारी दल की दोबारा सरकार नहीं बनती और ये सब भाजपा के सुशासन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम भाजयुमो ने किया है। प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनी है। देखिए, खेल विभाग और युवा कल्याण दोनों की समीक्षा होने जा रही है और मैंने पूर्व में दिए हुए, क्योंकि एक बार बैठक में कर चुकी थी, उस समय विभाग के सचिव ने ज्वाइन नहीं किया था और उस समय विभाग के सचिव कोई और थे और आज नए विभाग के सचिव मिले हैं, उनके साथ में ये बैठक है। तो एक समीक्षा है कि पूर्व के दिए हुए निर्देश, जिसमें चाहे वो किशोरी मंगल दल का गठन हो, चाहे वो खेल पॉलिसी का जियो जारी करना हो, चाहे वो हमारे बच्चों को लेकर जो 8 वर्ष के हमारे खिलाड़ी बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो हम लेकर आए हैं उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो, उन सब चीज़ों को जो है हम लोग आज मैं समीक्षा के दौरान में कितनी उसमें प्रोग्रेस हुई है उसको वो देखूंगी और मुझे उम्मीद 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले प्रशासन तैयारी में जुट गया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विधायक संजय डोभाल के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। बड़कोट में अधिकारियों की बैठक में सभी इंतजाम चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने खनेड़ा डेंजर जोन का जायजा लिया, जहां उन्होंने 1 मई तक रोड को सुगम करने के निर्देश दिए। एनएच को ये निर्देश दिए गए हैं। डीएम के साथ एसपी प्रदीप राय समेत सभी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अभी तो प्रशासन हरकत में तो है, पर अभी बहुत तैयारियों का जो अभी रोड का है वो तो अभी कुछ कोई भी तैयारी लग नहीं रही है। पर आशा करते हैं कि ये 3-4 दिन में जो थोड़ा बहुत इसको यात्रा लायक बनाया जाए, जिससे यात्रियों की थोड़ा यात्रा सुगम। मान लेते हैं आप कि 3 मई से पहले कर लेंगे? आशा तो कर ही सकते हैं कि करेंगे 3 मई से पहले, क्योंकि इस बार ही बड़ी मुश्किल से यात्रा शुरू हुई है, तो आशा की जा सकती है कि 3 मई से पहले, क्योंकि प्रशासन पूरा अलर्ट है, सभी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आशा है कि 3 मई से पहले हो जाए। तैयारी आप मान रहे हैं, 3 मई चंद दिन रह गए हैं। अभी यहाँ काम गतिमान है और मुझे बताया गया कि इस स्थान पे बर्फ़ रहती है अमूमन सर्दियों के समय, तो अभी काम करने का अवसर मिला है। पूरा तेज़ी से काम चल रहा है और हमने यहाँ पे साइट पे जो इंजीनियर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी बात की है, तो यहाँ क्लोज़र दे के काम करना पड़ेगा। तो मेरी अपील यहाँ के क्षेत्रवासियों से भी होगी कि वे सहयोग दें और जिस समय सड़क बंद होती है उस समय अधिक से अधिक काम निकाला जा सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सर, बाईपास की बात हो रही है, तो उस पर भी अभी कल टीम जाएगी, देखेगी, जो भी संभावना होगी इस अल्प समय में करने की वो किया जाएगा। तो आप पूरी तैयारी मान रहे हैं सर 3 मई को लेकर? हाँ, तैयारी तो है ही, क्योंकि तारीख तो सुनिश्चित कर दी गई है पहले ही, तो जो इस समय में यथासंभव बेस्ट हो सकता है वो पूरी टीम हमारी कर रही है। कोविड के बढ़ते मामले कोविड को के दृष्टिगत भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही पालन करने की सभी यात्रियों को और यहाँ के नागरिकों को एक हिदायत रहेगी और साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया।
कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार यात्रा को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती, जिससे उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। केवल सुरक्षित यात्रा वाहन ही चारधाम यात्रा के लिए भेजे जाएंगे। जिन वाहनों के ग्रीन कार्ड बने होंगे वही चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित माने जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भी परिवहन विभाग एक कैंप लगाएगा, जिसमें उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्री वाहनों की परिवहन विभाग जांच करेगा। वाहनों में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर उन्हें चारधाम यात्रा पर जाने नहीं दिया जाएगा। बनने ऑफिस में शुरू हो गए हैं, सभी ऑफिस में अप्लाई किया जा सकता है और इस बार जो इसकी प्रोसेस है बहुत सिंपल है, सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बस उसके भौतिक निरीक्षण के लिए ऑफिस में गाड़ी को एक बार लेके आना होगा और प्रिंट आउट के लिए जैसे पहले लाइन में लगना पड़ता था और फ़ोटो वेरीफाई कराना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप एक बार निरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। हम रोड की से आए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके, यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने में कोई असुविधा नहीं है, बड़ी सहूलियत से। बाकी गाड़ी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, गाड़ी में पूरा काम सही होना चाहिए। ग्रीन कार्ड हमें आसानी से उपलब्ध हो रहा है, हमें कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं। 2 साल से बंद होने के कारण कोरोना काल में आर्थिक बाजपुर के अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में 1 घंटे का उपवास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। आपको बता दें कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके चलते विद्युत विभाग की ओर से कई घंटों तक विद्युत सप्लाई को बंद किया जा रहा है। वहीं सही तरीके से विद्युत आपूर्ति नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित होकर बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने क्षेत्र के लोगों के साथ अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर 1 घंटे का उपवास किया। वहीं एसडीओ गुलशन बुलानी ने बताया कि विद्युत आपूर्ति सही कराने को लेकर विभागीय अधिकारी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगे दामों पर बिजली को खरीदकर सस्ते दामों पर जनता को दिया जा रहा है। विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं, आम जनमानस हलकान हो चुका है और आज उपवास के सांकेतिक उपवास के माध्यम से हम विभाग को और सरकार को बताना चाहते हैं कि लोगों का जो सब्र है अब वो जवाब दे रहा है। आगे एक आधे दिन में ये विद्युत आपूर्ति जो है सुचारू नहीं हुई तो आम जनमानस सड़कों पर दिखाई देगा और जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री संतरी, उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक करके उन्हें कहा जाएगा कि ये जो तेल आप भगा के फूंक रहे हो, इससे अच्छा है वहाँ टरबाइनों में जलाओ और बत्ती बनाओ, जिससे कि लोगों का जीना किसी तरीके से ठीक हो सके। देखिए, इस वक्त जो बिजली की सप्लाई और डिमांड में सापेक्ष में लगभग 7 MU का फ़र्क है और ये बात हमारे प्रबंधन को भी पता है, सरकार को भी पता है और वो अपने स्तर से प्रयास जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मांग के सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है और जो ग्रिड के सप्लाई के रेट हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट बिजली खरीद भी कर रहा है महंगी रेटों में, लेकिन जितनी मांग है उसके सापेक्ष उपलब्धता में कमी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में इन दिनों भीषण पेयजल किल्लत बनी हुई है। विकासखंड मुख्यालय में कर्मचारियों का कहना है कि नैकड़ा पेयजल योजना द्वारा विकासखंड मुख्यालय में पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन 3-4 दिनों में 1 दिन में पानी आ रहा है। उनका कहना है कि गर्मी होने के कारण प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए, जिसके कारण दूरस्थ क्षेत्र से पीने का पानी लाना पड़ता है। वहीं जल संस्थान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि विकासखंड मुख्यालय सल्ट में पेयजल समस्या का मामला मेरे संज्ञान में आया है। पानी की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। लगभग हफ्ता 10 दिन से चल रही है। नेकड़ा पेयजल योजना जो है ये यहाँ पर लाइन जो है खड़ी हो रखी है और जो ये तराड़ योजना का जो पानी है कभी 3 में कभी 4 दिन में हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी भी हमारे वहाँ पर कोई आपूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन 1 है और परिवार 4-5 हैं, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और जिससे हमको इधर उधर से पानी लाना पड़ रहा है और समय की बर्बादी। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। आपके द्वारा जो शिकायत हमें पता चला है कि वहाँ पानी की दिक्कत है, तो
मैंने संबंधित जेई को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। वो अभी मोहन टाटा साइट पे गए हुए हैं। उसके बाद वहाँ जाकर विजिट करेंगे या वहाँ पे किसी कर्मचारी को भेज के चेक करवाएंगे कि वहाँ पानी की क्या स्थिति है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। और इसमें एक मैं चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉक मुख्यालय है उसके अंदर ही हमारा CWR बना हुआ है। तो एक इशू उनके साथ आता है, पानी उनके ही जो कैंपस उसके अंदर ही है, परंतु चूँकि वो जहाँ टॉयलेट या कहीं और जो उन्हें कनेक्शन चाहिए वो उसका हाइट होने की वजह से वहाँ पर कनेक्शन दिया जाना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और नहीं हो पाता है। हालांकि जल्दी हमने जो पंपिंग स्कीम बनाई है उससे उन्हें कनेक्शन दिया जा सकता है। और इस बारे में जो है मैंने चंपावत के जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिला मुख्यालय के मीडिया प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता कर जनपद के लिए अपना विजन और अपने कार्यों की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला अधिकारी ने बताया कि बतौर जिला अधिकारी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता सड़कों का विकास और नेटवर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन जनपद समेत पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए यहां पर्यटन की संभावनाओं की पहचान कर उनका विकास किया जाएगा और पर्यटकों को यहां आकर्षित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं को सही किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए श्यामल ताल के बंद पड़े भवनों का कायाकल्प कर यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। वार्ता में उन्होंने बताया कि एबॉट माउंट के विकास के लिए भी विशेष प्रयास कर इसे पर्यटन की दृष्टि से विशेष केंद्र बनाया जाएगा। चंपावत जिले को पर्यटन क्षेत्र में एक मुकाम दिलाने की कोशिश होगी। जैसे अबॉट माउंट है, श्यामला ताल है और जिम कॉर्बेट ट्रेल्स यहाँ पे बनाने की कोशिश होगी। और जो टनकपुर जौलजीबी रोड है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है और कैसे उसके विकास से जो पूरे जनपद का विकास होगा उसको करने की कोशिश रहेगी। दूसरा हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि पहाड़ में जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं तो अभी हमने रिव्यू किया था तो बहुत सारे टेक्नीशियंस हमारे पास ऐसे पद नहीं हैं, तो उसको भी ज़िले के ही फंड से उसको पूरा हम करेंगे। लगभग हमने 15 दिन का टाइम लिया है कि 15 दिन में हम कुछ उसमें नामित कर पाएंगे। दूसरा शिक्षा विभाग, तो जैसे माइनिंग के एरिया में 16 गांव हैं तो उनका हमने रिव्यू किया, तो 16 गांव में हमारे पास माइनिंग फंड अभी है, तो उसमें उन गाँव में जो स्कूल्स हैं उनको रूपांतरण किया जाएगा। और ऐसे ही हमारे जो रोड्स हैं, क्योंकि रोड सूखी टांग वाली रोड है या द्यूरी वाली रोड है तो रोड से ही विकास होता है। अगर रोड किसी गांव में पहुंच जाए या रोड कहीं अच्छी हो जाए तो उसका पर्यटन या इंडस्ट्रियल। अल्मोड़ा जिले में जंगल की आग अब लगातार बेकाबू होती जा रही है। फायर सीजन शुरू होने के बाद अल्मोड़ा में अब तक 660 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। ऐसे में धधकते जंगलों को बचाने के लिए अल्मोड़ा वन प्रभाग के DFO महातिम यादव अब खुद मैदान में आ चुके हैं। महातिम यादव अपनी टीम के साथ विगत 3 दिनों से जनपद के वन रेंज के जंगलों में आग बुझाने में मुस्तैद है। आम जनता जंगलों में लग रही आग को लेकर वन महकमा सिर्फ खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है। DFO महातिम यादव ने कहा कि तेज गर्मी के कारण जिले में इस वक्त बड़े पैमाने पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं सामने आने पर लोग आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग करें। वहीं उन्होंने कहा कि लोग इस मौसम में अपने खेतों में कूड़ा या अन्य खरपतवार को ना जलाएं, जिससे आग की घटनाओं में कमी आ सके। उत्तराखंड में वनाग्नि का समय चल रहा है और बड़े पैमाने पर वनाग्नि घटनाएं सामने आ रही हैं। इस संबंध में मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम का सहयोग करें और अपने स्तर पर भी यथासंभव कार्रवाई करें। अपने क्षेत्रों में कहीं पर भी खुले में कूड़ा न जलाएं, खेतों में इस वक्त ओड़ या आड़ा न जलाएं, क्योंकि छोटी सी चूक से बड़े पैमाने पर वनाग्नि घटना हो जाती है। वन विभाग की टीम तथा अन्य सभी विभागों के सहयोग के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरा प्रयासरत है। सर धू धू करके जल रहे हैं, हम भी परेशान हैं, कोई देखने वाला नहीं है सर। धू धू करके जंगल जल रहे हैं, जंगली जानवर जल रहे हैं, कीड़े मकोड़े जल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। करोड़ों का बजट आता है सर आग बुझाने को। पहले फायर वॉचर भी रखे जाते थे, अब उनको भी हटा दिया गया है। आजकल देखो जगह जगह तू डाल डाल मैं पात पात। नैनीताल जिले में पुलिस और नशे के सौदागरों के बीच कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। पुलिस एक नशे के सौदागर को पकड़ती है तो कुछ दिन बाद फिर से नशे की खेप के साथ दूसरे तस्कर पकड़े जाते हैं। SOG और बन भूलपुरा पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान में
घास मंडी क्षेत्र से 2 नशे के सौदागरों को 1125 नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया। एसएसपी पंकज भट्ट ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रेहान निवासी वार्ड 28 उत्तर उजाला और विशाल गुप्ता निवासी जोशी बिहार वार्ड नंबर 59 के रूप में हुई है। आरोपी रेहान बनभूलपुरा इलाके में मेडिकल स्टोर को संचालित करता है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह नशे के इंजेक्शन किच्छा निवासी बंगाली डॉक्टर से सस्ते दामों में लाकर हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। 2 लड़के जो है बनभूलपुरा के रेहान और विशाल गुप्ता पकड़े गए हैं। इसमें 1125 नशे के इंजेक्शन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें आपका नूरी मस्जिद के पास जो है इंडियन आपका मेडिकल शॉप करके एक दुकान है जो रिजवान के नाम पे जिसका लाइसेंस है, लेकिन इसमें रेहान ही इसको चलाता था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा पूछताछ में किच्छा निवासी एक बंगाली व्यक्ति का नाम आया है जिसके माध्यम से ये लोग परचेस करके लाते थे, तो उसकी तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा रही है। इस पे एसओजी और बनभूलपुरा टीम ने जो अच्छा कार्य किया उसके लिए डीआईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के और मेरे द्वारा 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। इसमें अगर देखा जाए तो 1125 नशे के इंजेक्शन है और इसमें कोई निश्चित रेट नहीं है। ये 200 से 250 रुपया पर नशे। तीर्थ नगरी होने की वजह से ऋषिकेश में शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर तस्कर शराब की सप्लाई शहर में करके मोटी रकम कमा रहे हैं, जिनके मंसूबों पर पुलिस और आबकारी विभाग पानी फेरने की कोशिश में लगा है। साल 2022 में अब तक दोनों ही विभागों ने मिलकर 87 मुकदमे दर्ज कर 88 शराब तस्करों को सलाखों की हवा खिला दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी के मुताबिक पुलिस ने 1 जनवरी से अभी तक 71 पेटी अंग्रेजी, 24 पेटी देसी और 241 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। शराब तस्करी में 44 मुकदमे दर्ज कर 45 तस्करों को जेल की हवा खिलाई गई है। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत 12 नशे के सौदागरों को भी गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया है। वहीं आबकारी विभाग इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट के मुताबिक विभाग ने 1 जनवरी से अब तक 40 पेटी अंग्रेजी, 65 पेटी देसी और 215 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। दोनों ही विभागों के अधिकारियों का दावा है कि शहर में आने वाली शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार शराब तस्करों के और जो नशे की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध हमारा अभियान लगातार जारी है और इस अभियान में लगातार कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 1 जनवरी 2022 से अभी तक आबकारी के अंतर्गत 44 मुकदमे दर्ज किए गए हैं तथा 45 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनसे लगभग 71 पेटी अंग्रेजी शराब, 24 पेटी देसी शराब व लगभग 241 लीटर कच्ची शराब हमारे द्वारा बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 12 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भी दर्ज किए गए हैं तथा 12 अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है, जिनके कब्जे से 1 किलो 492 ग्राम चरस, लगभग 55 ग्राम स्मैक और 5 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। अभी तक वर्तमान तक हमारे द्वारा 43 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं धारा 60 के अंतर्गत। इसके अलावा लगभग 65 पेटी देशी शराब और इसके अलावा 40 पेटी विदेशी शराब और 215 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और क्षेत्र में हमारे द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। और पंजाब से बड़ी जानकारी, भगवंत मान सरकार का एक और बड़ा फैसला। पंजाब से बड़ी खबर, अवैध खनन को रोकने के लिए मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया गया है। माइनिंग ऑफिसर गगन पर विभाग की कार्रवाई, जियोलॉजिस्ट गगन पर माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं भगवंत मान के द्वारा। तो पंजाब से बड़ी खबर, भगवंत मान सरकार का अवैध खनन को रोकने के लिए बड़ा फैसला, बड़ी कार्रवाई मान सरकार के द्वारा की गई है। माइनिंग ऑफिसर गगन पर विभागीय कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी, जियोलॉजिस्ट गगन पर माइनिंग विभाग ने
बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब से ये अहम खबर आ रही है। भगवंत मान सरकार का एक और बड़ा फैसला, अवैध खनन रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई मान सरकार के द्वारा की गई है। माइनिंग ऑफिसर गगन पर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। जियोलॉजिस्ट गगन पर माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।